रुद्रपुर गांव में दिसंबर की कड़ाके की ठंड ने सभी को अपनी चपेट में ले लिया था। सुशीला, जिसकी उम्र 60 साल थी, वो अपने छोटे से घर के बरामदे में बैठी थी, जहां से टूटी खिड़की के शीशे से ठंडी हवा के झोंके सीधे उनके शरीर को छू रहे थे। उन्होंने अपना पुराना ऊनी शॉल और कसकर लपेटा, पर कांपनी नहीं रुक रही थी। तभी दीपू, जो कि सुशीला का पोता होता है, वो उसके पास आकर कहता है, दादी क्या हुआ? मैं कब से देख रहा हूँ, आप कांप रहे हो। कुछ नहीं बेटा, बस बुढ़ापा आ गया है, इसलिए बहुत ठंड लग रही है और ये शाल भी मुझे इस ठंड से नहीं बचा पा रही है। तो भी अंदर से सुशीला का बहू आती है और दीपू से कहती है, अरे दीपू बेटा, तू इतनी ठंड में यहाँ क्या कर रहा है? अंदर जा, यहाँ कितनी ठंड है, तुझे सर्दी लग जाएगी, जल्दी जा। तभी दीपू ने दादी की ओर देखा, जो ठंड से बहुत कांप रही थी। दीपू ने अपनी माँ से कहा, माँ, दादी देखी कितनी कांप रही है, मुझे लगता है दादी को सर्दी लग गई है, आप इनको डॉक्टर की यहाँ दिखा आइए। दीपू, तू बहुत दादी का चमचा बनता है, तू अंदर जा, इतना भी ठंड नहीं है कि तेरी दादी मर जाएगी, जा तू अंदर। दीपू दादी की ओर देखता है, तभी दादी उसको अंदर जाने का इशारा करती है। दीपू दुखी होकर अंदर चला जाता है। बहू, पता नहीं आज मुझे बहुत ठंड लग रही है, तुम मेरे लिए एक बाजार से एक कंबल ला दो मेरे लिए, आज बहुत ही ज्यादा ठंड है। ठीक है, अभी तो कंबल नहीं है, कल मार्केट जाऊंगी तो ला दूंगी, अभी आप कैसे भी गुजारा कर लो। इतना कहकर नीतू कमरे में चली जाती है। सुशीला बिना कंबल के ही सो जाती है। ठंड इतना होता है कि उसको नींद भी नहीं आती। अगले दिन नीतू सुबह सुबह सुशीला के कमरे में आती है और गुस्से से कहती है, माँ, आप अभी तक सो रही हैं? आज कुछ मेहमान आ रहे हैं घर में, कितना सारा काम है, घर की साफ सफाई करनी है, खाना बनाना है, उठ जाइए। सुशीला उठी, मगर उसके घुटने बहुत दर्द कर रहा होता है, उनसे चला भी नहीं जा रहा था। तभी वो बहू से कहती है, बहू, मेरे घुटने दर्द कर रहे हैं, मुझसे चला भी नहीं जा रहा है, आज तुम ही खाना बना लो, मैं ठीक हो जाऊंगी तो मैं सारा काम कर दूंगी। हर बार का यही नाटक रहता है आपका माँ, झूठ बोलने की भी हद होती है। उठिए माँ, नहीं तो मैं राहुल से आपकी शिकायत करके आपको घर से निकलवा दूंगी, फिर रहना पूरी रात ठंड में। ये सुनकर सुशीला डर जाती है। वो खड़ी हो जाती है और सुशीला लंगड़ाते हुए किचन रूम जाने लगती है। नौटंकी तो देखो बुढ़िया की, कैसे लंगड़ा के चल रही है। सुशीला किचन में खाना बनाने चली जाती है और कुछ ही देर में खाना बनकर तैयार हो जाता है। सुशीला नहाने के लिए पानी गैस पे चढ़ाती है, तभी वहाँ नीतू आती है। माँ, इतना सारा पानी आप गर्म क्यों कर रही हो? मैं नहाने जा रही थी, पानी बहुत ही ठंडी थी, इसलिए मैं गर्म कर रही हूँ। माँ, गैस बंद करिए, इस फालतू काम के लिए गैस बर्बाद नहीं कर सकते, जाइए ठंडी पानी में ही नहाइए। नीतू सास को वहाँ से भगा देती है। दोपहर में राहुल काम करके घर वापस आया तो उसकी नजर सुशीला पर गई। माँ, आप अभी खाना खा रही हो? इतनी शाम में? क्या हुआ? आपकी तबीयत तो ठीक है ना? आप कहो तो मैं हॉस्पिटल लेकर जाता हूँ आपको। तभी अंदर बेडरूम से नीतू की आवाज आती है, अरे आप आ गए, आइए अंदर आइए, बाहर बहुत ठंड है। राहुल ने माँ को नजरअंदाज करके बेडरूम चला गया। अगले दिन शाम को नीतू सास के पास आई और बोली, माँ, आज आप बरामदे पे ही सो जाना, मेरी एक सहेली आज यही रात रुकेगी, तो वो आपके कमरे में ही रहेगी, तो आप अच्छे से बेडरूम साफ करके रख दीजिए, बस कुछ ही घंटे में आ जाएगी। और मेरे बेडरूम से कंबल लेकर अपने बेडरूम में रख दीजिए, ताकि मेरी सहेली को ठंड ना लगे। पर बहू, ठंड बहुत ज्यादा है, मैं बाहर कैसे सोऊंगी? मेरे पास कंबल भी नहीं है बहू। पर वर कुछ नहीं, आप यहीं सोंगी, ये मेरे आदेश हैं। अगर मेरे दोस्त के बीच आपने यही सब नौटंकी की तो मैं पूरी रात आपको घर के बाहर छोड़ दूंगी, वहीं आप सोना, वो भी बिना कंबल के। रात में सुशीला बिना कंबल ही पे सो गई। उसका पूरा शरीर ठंड से अकड़ गया था। दीपू को उस रात नींद नहीं आ रही थी और उसने अपने पापा से कहा, पापा, दादी वहाँ बाहर ठंड में है, उसके पास एक कंबल भी नहीं है, मैं अभी जाकर अपनी कंबल दादी को देकर आता हूँ ताकि उसको ठंड ना लगे। बेटा सो जाओ, अगर तुम्हारी मम्मी ने सुन ली तो बहुत बड़ी मुसीबत हो जाएगी। पापा, इतनी ठंड में बिना कंबल के दादी तो मर जाएगी। बेटा मैं कह रहा हूँ ना, सो जाओ। माँ के पास स्वेटर है ना, उसको ठंड नहीं लग रही होगी, तुम परेशान मत हो। रात भर सुशीला ठिठुरती रही। उन्होंने भगवान से प्रार्थना की, भगवान, मेरे बच्चों की आंखें खोलो, मैं इतनी तकलीफ में हूँ, फिर भी दोनों आराम से सो रहे हैं,
इससे अच्छा तो आप मुझे अपने पास बुला लो भगवान, अपने पास। अगले दिन दीपू स्कूल पहुंचा। उसके चेहरे पे उदासी साफ साफ दिख रही थी। पता नहीं मेरी माँ को क्या हो गया है, वो हमेशा दादी को परेशान करती है, घर का सारा काम करवाती है। पता नहीं दादी ने खाना खाया भी होगा या नहीं। दीपू की स्कूल की छुट्टी होने के बाद वो घर पहुंचा। दादी को बहुत ठंड लगती है, क्यों ना मैं अपना पिग्गी बैग तोड़कर दादी के लिए एक हीटर खरीद दूं? दादी खुश हो जाएगी। हाँ, यही करता हूँ। दीपू सुबह उठकर मार्केट गया। उसने एक छोटा सा हीटर खरीदा और दादी के पास रखते हुए कहता है, दादी देखो मैंने आपके लिए क्या लाया है, अब आप ठंड में नहीं कांपेंगी। अरे बेटा, ये तूने कहाँ से लाया? ये हीटर तो बहुत महंगा लगता है। सुशीला की आंखों में आंसू आ गया। दीपू ने हीटर का बटन ऑन किया और थोड़ी ही देर में बेडरूम में गर्माहट आ गई। तभी नीतू सास के रूम में आती है और हीटर देखती है तो वो गुस्से में कहती है, ये हीटर कहाँ से आया इस घर में? किसने खरीदा और बिजली बिल कौन भरेगा इसका? माँ, ये मैंने खरीदा है। वो दादी रात में कांपती है ना, अब से नहीं कांपेगी। तुम्हारे पास हीटर खरीदने के लिए इतने सारे पैसे कहाँ से आए? जरूर तुमने चोरी की है। रुक, मैं अभी तेरे बाप को कॉल करके तुम्हें मार खुलवाती हूँ। ये हीटर जहाँ से लाए हो वहीं वापस करके आ। माँ, ये हीटर मैंने खुद के पैसे से खरीदा है। मैंने पिग्गी बैग तोड़कर इसे खरीदा है। नीतू ने गुस्से में हीटर का प्लग निकाल दिया और दीपू को अपने कमरे में भेज दिया। अगले दिन सुशीला बुखार से तप रही थी। सर्दी ने उन्हें बुरी तरह जकड़ जिया था। नीतू सास के पास आती है और उसे दवाई देते हुए कहती है, माँ, आप इसको खा लो, आप जल्दी ठीक हो जाओगी। घर में बहुत सारे काम हैं, तो सब आपको देखना है। नीतू, माँ की तबीयत बहुत ज़्यादा खराब लग रही है। क्यों ना मैं इन्हें हॉस्पिटल लेकर जाऊं? शायद इलाज से माँ जल्दी ही ठीक हो जाए। राहुल, मैं माँ को दवाई दे रही हूँ ना, वो जल्दी ही ठीक हो जाएगी। वैसे भी हॉस्पिटल में महंगे महंगे दवाइयाँ होती हैं, इतने पैसे कहाँ से आएंगे? इतना बोलकर नीतू वहाँ से चली गई। राहुल भी उदास होकर अपने काम पे चला गया। उस दिन नीपू दादी के पास ही रहा। अगले दिन नीतू के मायके से फोन आया। उसकी अपनी माँ बीमार थी। दीदी माँ की तबीयत थोड़ी खराब है, वो तुमसे मिलना चाहती है, जल्दी घर आ जाओ। रंजन, मैं अभी नहीं आ सकती। मेरी सासू माँ की भी तबीयत कुछ ठीक नहीं है, उसकी ही सेवा में लगी हूँ। रंजन और नीतू की बातें सुनकर उसके पापा कहते हैं, वाह बेटी, क्या बात है। मुझे पता नहीं था कि तुम इतनी समझदार हो गई हो। तुम अपनी सास की अच्छे से देखभाल करो। तुम्हारी माँ की तबीयत इतनी भी खराब नहीं है। दवाई दूंगा तो वो ठीक हो जाएगी। ठीक है बेटा, अच्छे से सास की देखभाल करो। फोन रखते ही नीतू का दिल भारी हो गया। पापा के शब्द उसके कानों में गूंज रहे थे। वो बरामदे की ओर देखने लगी जहाँ सुशीला बुखार में कराह रही थी। अचानक उसे अपने मायके की याद आई, जहाँ उसकी अपनी माँ ने उसे पाल पोस कर बड़ा किया था। उसे एहसास हुआ वो वाकई अच्छी थी। उस रात नीतू सो नहीं पाई। उसे सुशीला की कराहनत सुनाई दे रही थी। आधी रात को वो उठी। सुशीला बुखार में बड़बड़ा रही थी। राहुल, दीपू, मैं नहीं रहूंगी। तुम सबका ख्याल रखना मेरे बच्चों। नीतू के पैरों तले जमीन खिसक गई। उसने महसूस किया कि उसने क्या किया है। वो दौड़कर अंदर गई और राहुल को जगाया। राहुल, तुम्हारी माँ की तबीयत बहुत खराब हो गई है, वो बिस्तर से उठ भी नहीं पा रही है। चलो चलो डॉक्टर के पास। ये सुनकर राहुल हैरान हो जाता है और वो जल्दी से अपनी माँ को अस्पताल लेकर जाता है। डॉक्टर उसका इलाज करने लगते हैं। कुछ ही दिन में सुशीला घर वापस आ जाती है। माँ, मुझे माफ कर दो। अब मुझे समझ आ गया मैं कितनी गलत थी। मैंने हमेशा ही आपको दुख पहुँचाया है, मुझे माफ कर दो। अरे नीतू बेटा, मैं तेरी माँ हूँ। माँ कभी भी अपने बच्चों से नाराज होती है क्या? ये सुनकर नीतू की आंखों में आंसू आ जाती है। सास नीतू को अपने गले लगा लेती है। नीतू रोते हुए बोलती है, माँ, मैंने आपको हमेशा परेशान किया, आपको ठंड में एक कंबल भी खरीद के नहीं दिया और आपको बरामदे में भी सुलाया। माफ करना माँ मुझे। बेटी, तुम्हें समझ में आ गया, यही बहुत बड़ी बात है। नीतू तुरंत मार्केट गई और अपनी सास के लिए कंबल खरीदा और अपनी सास को दे दिया। अब से नीतू सास की देखभाल बहुत ही अच्छी तरीके से करने लगी। दीपू और राहुल ये सब देखकर बहुत खुश हो गया। उस दिन के बाद से घर में कभी ठंड नहीं आई, क्योंकि घर की गर्मी हीटर से नहीं दिलों की गर्माहट से आती है। नीतू ने सीखा कि सास कोई बोझ नहीं, परिवार की जड़ होती है। और राहुल ने सीखा कि चुप्पी कभी समाधान नहीं होती। दीपू ने सीखा कि प्यार सबसे बड़ा हथियार है। और सुशीला, उन्होंने तो बस यही सीखा कि माफ करने वाला दिल ही सच्चा घर बनाता है।